हेलो एवरीवन, कैसे हो जी आप सब। देखिए जी, मैं आज आपके सामने आया हूँ दिसंबर अटेम्प्ट के जो मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग और स्टैटिस्टिक्स का पेपर हुआ है उसके सेकंड पार्ट सॉल्यूशन के साथ। ठीक है। अच्छा जी, अब देखिए जी, स्टार्ट करने से पहले जो भी हमारे चैनल पे नए हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। और अब हम स्टार्ट करते हैं जी सेकंड पार्ट। हम 45 क्वेश्चंस पहले डिस्कस कर चुके हैं, जितने क्वेश्चंस अभी तक हमें मिले हैं। और मैं एक बार दोबारा से उन स्टूडेंट्स का थैंक यू करूंगा जिन्होंने मुझे ये सारे क्वेश्चंस सेंड किए हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 46 से आगे शुरू करेंगे। जितने मैक्सिमम क्वेश्चन मुझे मिल पाए हैं उन सबका सॉल्यूशन मैं आज आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है। दूसरी बात बेटा, लास्ट टाइम जो हमने सॉल्यूशन अपलोड किया था उसमें हमारे से एक थोड़ा मिस्टेक हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जो कि सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन था उसमें एक मिस्टेक हो गया है हमारा, तो मैं उसको जरा आज करेक्ट कर देता हूं। क्वेश्चन क्या था बेटा, ये फर्स्ट पार्ट का जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 लिया था उसमें एक्चुअल सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन था। हमने ए और आर की वैल्यू निकाल ली थी, दोनों 2 आई थी। आपसे फोर्थ टर्म पूछी थी तो हमने गलती से ए आर क्यूब कर दिया थोड़ा जल्दी में, जबकि एक्चुअल में हमने तो ये माना था। तो अगर मैं यहां इन पे वैल्यू डालूंगा तो ये सीरीज बनेगी 1 2 4। तो ऑब्वियसली 1 का डबल 2 है, 2 का डबल 4 है, तो नेक्स्ट टर्म विल बी 8। तो हमारी जो फोर्थ टर्म है वो 8 होगी। हमने बेटा उसमें सॉल्यूशन में थोड़ा 16 पुट कर दिया था, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। तो आज मैं करेक्शन करा रहा हूं कि हमारा उसका आंसर 8 है। ठीक है। नाउ अब हम इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 46 से शुरू कर रहे हैं। हमें क्या बोला गया है, एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है जिसमें हमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स ढूंढनी है। अब बेसिकली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि उनका इंटरसेक्शन नल हो जाए। तो अब देखो, अगर यहां पे मैं ए पार्ट की बात करूं, क्या राम एज 13 ईयर है और क्या राम जो है कॉलेज में पढ़ रहा है। ठीक है, तो इट में बी एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो सकता है, क्योंकि अगर राम की एज 13 है तो फिर वो कॉलेज में नहीं हो सकता, और अगर कॉलेज में है तो फिर उसकी एज 13 नहीं हो सकती है। आगे का, सीता स्टडीज इन ए स्कूल और सीता इज ए प्लेबैक सिंगर, ये पॉसिबल है, स्कूल में पढ़ती है और वो सिंग भी करती है, तो ये हो सकता है। राजू इज एन एल्डर ब्रदर इन ए फैमिली, राजूज फादर हैज मोर देन वन सन, ये भी पॉसिबल है, यानी कि यहां पे इंटरसेक्शन नल नहीं आएगा। बानू स्टडीज बीए इंग्लिश लिटरेचर एंड बानू कैन सी रीड इंग्लिश नॉवेल्स। तो बेटा बाकी 3 में तो कॉमन आ सकता है, पहले में कॉमन नहीं आएगा, तो दैट मीन्स 46 का आंसर ए है। चलो जी, अब यहां से आगे अगर हम चले, 47 में कह रहे हैं आउट ऑफ ए ग्रुप ऑफ 20 टीचर्स इन ए स्कूल 10 टीच मैथ्स, 9 टीच फिजिक्स, 7 टीच केमिस्ट्री। ये एक डाटा दिया हुआ है, 4 ऐसे हैं जो मैथ्स और फिजिक्स पढ़ाते हैं। चलिए जी, पहले हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं जी वेन डायग्राम के थ्रू। देखो, आपको कहा है टोटल 20 है और एक मैथ्स है, चलो फिजिक्स है और केमिस्ट्री है, मैंने सारे बना लिए। अच्छा, अब आगे क्या कह रहे हैं, वैसे इसमें एक का इंटरसेक्शन नहीं दिया है तो आप इसको अलग से भी बना सकते थे और वहां पे आप 0 भी लिख सकते हो। चलो आगे चलते हैं, तीनों का कॉमन दिया नहीं है। आपको कह रहे हैं आउट ऑफ ए ग्रुप ऑफ 20 टीचर्स इन ए स्कूल 10 टीच फिजिक्स, 10 टीच मैथ्स, ठीक है, 9 टीच फिजिक्स एंड 7 टीच केमिस्ट्री, ठीक है, 4 टीच मैथ्स एंड फिजिक्स। तो बेटा मैथ्स एंड फिजिक्स का कॉमन देख लो, तो मैथ्स एंड फिजिक्स का कॉमन आ रहा है तो यहां पे मैंने 4 लिख दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या कहा, बट नन टीच मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री। तो मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री का कॉमन नहीं है, हालांकि मैंने कॉमन बनाया है, पर चलो कोई बात नहीं, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री के कॉमन में आप यहां 0 लिख दो। कॉमन बनाया तो इसमें इसका कोई है नहीं, तो वहां पे हम 0 लिख लेंगे। ठीक है, आप सेपरेट भी बना सकते थे, आप ये इधर बना सकते थे, यहां केमिस्ट्री वाला यहां पे बना सकते थे। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। आगे क्या कहा, हाउ मैनी टीच केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। तो आपको बताना है कि केमिस्ट्री एंड फिजिक्स कितने पढ़ाते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया
कि लेट केमिस्ट्री और फिजिक्स का कॉमन एक्स मान लिया, केमिस्ट्री और फिजिक्स का कॉमन एक्स मान लिया, ठीक है। अब इससे मुझे क्या फायदा होगा, देखो मुझे क्या कह रहे हैं, मुझे कहा था कि 10 टोटल मैथ्स पढ़ाते हैं। अब देखिए जी 10 टोटल अगर मैथ्स पढ़ाते हैं तो आपके पास क्या बचेगा, फिर यहां बचेगा 6, तभी तो टोटल 10 बनेगा इनका, 6 + 4 10। अब आगे क्या कहा, आगे आपको बोला कि 9 फिजिक्स पढ़ाते हैं, तो 9 फिजिक्स पढ़ाते हैं तो फिजिक्स में 4 + x तो हो ही गया है और इनका टोटल 9 होना चाहिए। तो आप कह सकते हो कि यहां पे लिख दूंगा मैं 9 - 4 - x, तो बेसिकली अगर देखा जाए तो यानी कि 5 - x। चलो इसको मैं एज इट इज लिखता हूं 9 - 4 - x। भाई सबका टोटल 9 होना चाहिए, देखो x से x कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, इसलिए मैंने 9 लिखा है। और आगे आपको क्या कहा था कि केमिस्ट्री में 7 है, तो इसका मतलब यहां पे 7 - x, क्या, क्योंकि अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे तो x से x कट जाएगा। अब इसमें क्या हुआ, इन सबका टोटल तो 20 है ना, तो 6 + 4 9 - 4 - x, x + 7 - x = 20। अब देखो जी एक x तो आपका कैंसिल हो ही गया, एक 4 भी आपका कैंसिल हो गया, तो अगर देखा जाए तो कितना हो रहा है, 6 + 9 15, 22 - x, तो x की वैल्यू 2 आ गई, x की वैल्यू 2 आ गई। तो अगर मैं अब डायग्राम में x की जगह पे 2 लिख लूं, तो अब आगे आपको क्या कहा, ऐसे कितने हैं जो सिर्फ फिजिक्स पढ़ाते हैं। एक तो कहा था हाउ मेनी टीच फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, तो वो तो 2 हो गए, तो एक तो आंसर 2 होगा कि जो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। और फिर कहा क्या, आगे आपको बोला फिजिक्स ओनली, तो फिजिक्स ओनली वाले तो ये है ना 5 - x, तो ये तो केमिस्ट्री एंड फिजिक्स वाले हैं, और ओनली फिजिक्स हो जाएगा 5 - x, यानी कि 5 में से 2 गए तो 3, दैट मीन्स हमारा आंसर है ए। आंसर क्या आया जी, आंसर आया जी 2 3। चलिए जी यहां से आगे चलते हैं। देखो जी 48 नंबर क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, काफी बड़ा क्वेश्चन था बेटा, और आपके स्टडी मटेरियल का ही क्वेश्चन है, हालांकि आईसीआई ने काफी लेंथी क्वेश्चन दिया है। अब आपको ये दिए हुए हैं, अब क्या है, व्हाट इज द एसडी ओपेक्स, तो देखो इसकी कैलकुलेशन है, तो वो मैंने ऑलरेडी टेबल आपके लिए प्रिपेयर रखी है। तो देखो x आपको गिवन है, p आपको गिवन है, तो हम पहले x का स्क्वायर करेंगे, फिर बेटा p × x कर लेंगे, p × x स्क्वायर कर लेंगे, बाद में जाके सिग्मा px स्क्वायर करेंगे, सिग्मा px करेंगे। ये सारी वैल्यू मैंने कैलकुलेट की हुई है, और वेरिएंस का फॉर्मूला होता है सिग्मा px स्क्वायर माइनस सिग्मा px का होल स्क्वायर, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ये आया था 15.45, ये आया था 3.55, माइनस किया और इसका स्क्वायर करके माइनस करना है। बेटा जी ये आ रहा है 2.8475, अब आपको तो एसडी चाहिए, तो बस आप इसका अंडर रूट कर दो, तो अंडर रूट कर रहे हैं तो ये आ रहा है 1.69। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, थोड़ा कैलकुलेटिव था, तो इसलिए मैंने इसकी कैलकुलेशन ऑलरेडी तैयार रखी थी, तो इसका आंसर है जी हमारा सी। चलो अब जी आगे चलते हैं। ठीक है 46 हो चुका है, 47 हो चुका है, 48 भी हो चुका है, अब हम आ गए हैं 49 पे। हाँ जी 49 देखेंगे जी, क्या कह रहे, देखो आपको कहा है मैन्युफैक्चरर ऑफ ए सर्टेन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट इन ए सर्टेन दैट 2% ऑफ हिज प्रोडक्ट इज डिफेक्टिव। वो कहता है कि उसका 2% प्रोडक्ट डिफेक्टिव हो सकता है, और कहा है कि वो 120 के पैकेट में इनको पैक करता है। आगे कहा एंड गारंटी दैट नॉट मोर देन 2% इन एनी बॉक्स विल बी डिफेक्टिव, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए बॉक्स सेलेक्टेड एट रैंडम शुड फेल टू मीट द गारंटी। अब देखो जी साथ में वैल्यू भी गिवन है, पोजीशन का क्वेश्चन है, तो सबसे पहली बात किस तरह से करेंगे जी, देखो जी
सबसे पहले हम एक काम करेंगे, पी हमारा क्या होगा बेटा, पी हमारा होगा 22% का आता तो 2/100, और 120 का पैकेट है तो n होगा 120। तो पहले हम मीन निकालेंगे, np 2.4 आ गया जी, ठीक है जी। अब आपको कह रहे हैं कि 2% डिफेक्टिव है, तो उसके हिसाब से मेरा 2.4 आ रहा है, और आपको बोला कि मीट टू फेल द गारंटी, गारंटी फेल हो जाए। दैट मीन्स गारंटी फेल तब होगी जब इसके ऊपर आपके ज्यादा डिफेक्टिव प्रोडक्ट आ जाए। अब इसका मतलब, अब देखो बेटा, मुझे निकालना है 3 से ग्रेटर, क्योंकि इंटीग्रल वैल्यू लेनी होती है, हमने इंटीग्रल वैल्यू लेनी होती है। अब 3 से ज्यादा तो कितने हो सकते हैं, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। तो इसमें हम नेगेटिव अप्रोच लगाएंगे, अपोजिट करेंगे, 1 में से 0 की, 1 की और 2 की जोड़ के माइनस कर देंगे। अब बेसिकली अगर देखा जाए तो फॉर्मूला क्या होता है, e की पावर माइनस m की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल। अब देखो e की पावर माइनस m यानी कि e की पावर माइनस 2.4 तो सभी में आएगा, और यहां पे क्या बनेगा, यहां पे हो जाएगा 2.4 की पावर 0, मैं पूरा ही लिख देता हूं, यहां पे हो जाएगा 2.4 की पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, यहां पे हो जाएगा 2.4 की पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल, ठीक है जी। अब देखिए जी, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये भी काफी कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, तो आप देखो e की पावर माइनस 2.4 की वैल्यू दी हुई होगी आपको 0.0907, तो 0.0907 ये बेटा 1 हो गया, ये 2.4 हो गया, और ये 2.4 का स्क्वायर हो जाएगा 5.7x बाई 2, 5.7x बाई 2। अच्छा जी, अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो ये हो गया 1 माइनस 0.0907, 3.4 प्लस 5.76 को डिवाइड करेंगे, 5.76 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 2.88। अब देखो जी, 2.88 प्लस 3.4 करूंगा, तो मैंने प्लस 3.4 किया, फिर इनटू में 0.0907 करूंगा, और उसको 1 में से माइनस करूंगा। तो मैंने जो भी किया प्लस माइनस अप्लाई करूंगा और प्लस 1 कर दूंगा इसमें, तो ये आ रहा है 0.4322, पूरा सोल होके आ रहा है 0.4322, 0.4322। ठीक है जी, ये पॉइंट कितना आ रहा था, 3.4 प्लस 2.2, वो भी लिख देता हूं मैं, 3.4 प्लस 2.88 गुणा में 0.0907, ये आ रहा था 0.5695 और जी 96, इसको माइनस किया 0.4322 आ गया। अब ये कौन सा पार्ट था जी, देख लेते हैं, तो डी आंसर आ रहा है जी हमारा 0.43। चलिए जी, यहां से आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। आपको क्या 3 बॉक्सेज है, फॉलोइंग कंपोजिशन है, 705 एट 3 बॉक्सेज है, क्या वन ऑफ द बॉक्सेज इज सेलेक्टेड एट रैंडम एंड ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम इट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन इज रेड। ठीक है जी, तो देखो इसमें जी लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, पहले हम बैग सेलेक्ट करेंगे फिर सोल्व करेंगे। तो कैसे होगा जी, देखो प्रोबेबिलिटी बॉल इज रेड, मैं पहले कहता हूं कि मैंने पहला बॉक्स सेलेक्ट किया तो उसकी 1/3 और उसमें से बॉल रेड निकली, तो पहले में से रेड देखूंगा तो 7 5 12 और 4 16 बुक है बेटा पहले में, तो इसका मतलब 7/16 प्लस
फिर दूसरा बॉक्स सेलेक्ट किया तो 1/3। अब दूसरे बॉक्स में से अगर मैं देखूं, रेड है तो 5 और 6 11 और 3 14, तो 5/14, 5/14। फिर तीसरा सेलेक्ट किया तो 1/3, और इसमें देखा जाए तो 4 रेड है, 4 3 7 2 9, तो 4/9, N2 में 4/9। ठीक है जी। अब देखिए यहां के बाद या तो आप एलसीएम लेके सोल्व करोगे, लेकिन अगर आप एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। बेटर है आप कैलकुलेटर पे सोल्व कर लो। कैलकुलेटर पे सोल्व करेंगे तो 7 डिवाइडेड बाई 48 इक्वल 5 डिवाइडेड बाई 42 इक्वल 4 डिवाइडेड बाई 27 इक्वल, इसके बाद में जीटी। तो ये मेरा कंप्लीट आ जाएगा। मैं देखता हूं क्या आ रहा है। 7 डिवाइडेड बाई 48 इक्वल 5 डिवाइडेड बाई 42 इक्वल 4 डिवाइडेड बाई 27 इक्वल जीटी। ये आ रहा है 0.4130। अब इसके बाद में आप जीबीसी कर लो। इसके बाद में आप करोगे जीबीसी। जीबीसी बोले तो ऑप्शन से करेंगे। अब देखो अगर मैं ए को चेक करता हूं तो ए में मेरे पास है 1249 डिवाइडेड बाई 3024, 3024। तो मैंने क्या किया जी, 1249 डिवाइडेड बाई 3024 कम्स टू बी 4130। तो इसका मतलब हमारा आंसर ए है। तो देखो जी ये आसानी से हो गया। एलसीएम वगैरह से करते तो टाइम थोड़ा ज्यादा लग सकता था। ठीक है जी। चलिए जी यहां से आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। यहां से आगे का देखते हैं जी। आपको कहा जी ए स्टूडेंट मार्क्स इन 5 सब्जेक्ट्स S1 S2 S3 दिए हैं। ये मार्क्स है। इफ वी नीड टू ड्रॉ ए पाई चार्ट टू रिप्रेजेंट दीज मार्क्स देन व्हाट इज बी द सेंट्रल एंगल फॉर दिस। तो बेटा पहले तो आपको इन सबका सम करना पड़ेगा। तो अगर मैं इनका सम करता हूं 86 प्लस 79 प्लस 90 प्लस 88 प्लस 89, तो इन सब का सम आ रहा है 432। इन सब का सम आ रहा है 432। और फिर S3 के देखेंगे वो 90 है, और इनटू में 360 करते हैं सेंट्रल एंगल के लिए। तो आप क्या करोगे 90 इनटू में 360 डिवाइडेड बाई 432, तो 75 डिग्री आ रहा है जी। तो आंसर इज बी। तो इसका हमारा आंसर आ जाता है जी बी। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा आपको कहा है जी इफ द डाटा पॉइंट्स एक्स वाई सीरीज इन ए स्कैटर डायग्राम लाई अलोंग ए स्ट्रेट लाइन दैट गोज डाउनवर्ड, इफ एक्स मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट देन द डाटा एग्जिबिट। डाउनवर्ड है बेटा, डाउनवर्ड है, दैट मीन्स डिक्रीजिंग है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। तो डाउनवर्ड स्लोपिंग है तो इसका मतलब नेगेटिव कोरोलेशन है, और नेगेटिव कोरोलेशन का मतलब होता है इनडायरेक्ट। तो इसका मतलब सी है जी इनडायरेक्ट। ठीक है जी, सी है जी इनडायरेक्ट। आओ जी का जी ए रिनाउंड हॉस्पिटल यूजुअली एडमिट 200 पेशेंट। ठीक है जी, एवरी डे प्रेजेंट ओनली 1% पेशेंट आर एवरेज रिक्वायर्स स्पेशल रूम फैसिलिटी। 1% को स्पेशल रूम फैसिलिटी की जरूरत होती है। अच्छा आपको कहा 3 पेशेंट वुड रिक्वायर स्पेशल रूम फैसिलिटी। तो फिर से पोजीशन का क्वेश्चन है। पोजीशन के ऊपर कई क्वेश्चन आए हैं, प्रोबेबिलिटी में से काफी सारे क्वेश्चन आए हैं इस बार। तो सबसे पहली बात P हो जाएगा 1/100, और 200 पेशेंट हमेशा एवरीडे होते हैं तो N हो जाएगा 200, तो M हो जाएगा NP।
तो ये हो गया 2। अब इस बार e की पावर -2 की वैल्यू नहीं दी है, तो e की पावर -2 की वैल्यू कैसे निकलेगी, मैं पहले से ही निकाल लेता हूं। ये वैल्यू निकलेगी 2.7183 डिवाइड करके 2 बार इक्वल। ठीक है जी, तो मैंने क्या किया जी, 2.7183 डिवाइड करके 2 बार इक्वल, तो ये आ रहा है मेरा 0.1353। अब आपको तो कहा कि मोर देन 3%, तो मोर देन 3% का मतलब, अब अगर मैं सीधा सीधा करूंगा तो कैलकुलेशन बहुत लेंदी जाएगी, तो इसका मतलब है कि अगर हमें मोर देन 3 चाहिए तो आप 1 में से 3 से छोटे माइनस कर दोगे, और 3 से छोटे माइनस करने का मतलब है 1 माइनस 0 की, 1 की और 2 की। अब देखो जी, जब आप करोगे 1 माइनस, अब 0 का मतलब है e की पावर -2, तो चलो सभी में आएगा, और यहां पे 1 आ जाएगा। देखो फॉर्मूला क्या था, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू आर e की पावर -m m की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल, तो ये e की पावर -2 तो सब में ही रहेगा, और स्टार्टिंग में जब तुम करोगे तो r की जगह पे 0 रखोगे, तो किसी की भी पावर 0 हो तो वो 1 हो जाता है। जब p1 करोगे तो ये आपका 2 की पावर 1/1 फैक्टोरियल होगा, और जब p2 करोगे तो ये 2 की पावर 2/2 फैक्टोरियल होगा। तो इसका मतलब 1 माइनस 0.1353, 1 माइनस 0.1353, 0.13, 2 बार पॉइंट लग गया, इसको जरा ठीक कर लेते हैं। 0.1353, और अंदर से हो जाएगा 1 + 2 + 2। मोर देन 3 का है तो हमें 3 का भी माइनस करना पड़ेगा, मोर देन 3 का है तो 3 तक का माइनस करना पड़ेगा। 1 मिनट, 3 तक का माइनस करना पड़ेगा, तो अभी 3 भी आएगा, तो फिर यहां पे हो जाएगा 3² / 3 फैक्टोरियल, 3² / 3 फैक्टोरियल, तो 1 + 2 + 2, और यहां पे हो जाएगा 9/6। m स्क्वायर है, m स्क्वायर है, यहां पे m क्यूब है, m क्यूब है, तो 2 क्यूब होगा, कैलकुलेशन एरर आ रही है, तो यहां पे आएगा 2 क्यूब / फैक्टोरियल 3, 2 क्यूब आएगा बेटा, तो 1 + 2 + 2, और ये हो जाएगा 8/6, 8/6। तो यानी कि आप कह सकते हो 1 माइनस 0.1353, 5 + 4/3, 5 + 4/3, और ये हो गया 1 माइनस 0.1353 इंटू में 19/3। ठीक है जी, अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूं, तो मैंने क्या किया, 0.1353 इंटू में 19 डिवाइडेड बाई 3, ये आ रहा है 0.8569, अब इसको माइनस करना है 1 में से, तो ये आ रहा है 0.1431, 0.1431। अब देखते हैं जी कि ये आंसर है कहीं पे 0.1431, ये रहा जी 0.1428 आ रहा है, तो हम उसके पास का आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। आई थिंक आपको ये बात समझ आ गई होगी, लेंथी क्वेश्चन था काफी। आओ जी, अब आए जी हम फिर से प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। फॉर ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बाय दिस, xi की वैल्यू यहां तक है, वैल्यू ऑफ k बतानी है। तो देखो बच्चों क्या करेंगे, इसका मतलब है कि xi की जगह पे 1 डालूंगा, 1/k, यानी कि 1 की प्रोबेबिलिटी, 2 की प्रोबेबिलिटी, 3 की प्रोबेबिलिटी और 9 की प्रोबेबिलिटी। इन सब की प्रोबेबिलिटी जोड़ूंगा तो वो 1 ही आना चाहिए ना यार, टोटल प्रोबेबिलिटी तो 1 ही होती है ना। तो फिर 2/k, 3/k, 9/k बराबर 1। अब ये ऊपर हो जाएगा 1 से लेकर के 9 तक, और ये k उधर गुणा हो जाएगा। तो यार देखो, आप एक बात जानते हो क्या,
कि नेचुरल नंबर का सम होता है n+1/2। तो अगर मैं यहां पे करूंगा तो 9 इंटू 10/2, तो यानी कि k की वैल्यू 45 है। तो 45 हमारा कौन से ऑप्शन में आ रहा है जी? 45 हमारा आ रहा है जी सी ऑप्शन में। चलिए जी, इसका आंसर हमारा हो जाता है जी सी। अब आगे बढ़ते हैं जी। आपको कहा जी फॉर ए डाटा हैविंग ओड नंबर ऑफ वैल्यूज डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड मिडिल वैल्यू इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द लास्ट एंड मिडिल वैल्यू। पहली और मिडिल वैल्यू का जो डिफरेंस है वो लास्ट और मिडिल वैल्यू के डिफरेंस के बराबर है। फिर आगे क्या कहा? सिमिलर द सेकंड एंड मिडिल वैल्यू इज इक्वल टू द सेकंड लास्ट एंड मिडिल वैल्यू एंड सो ऑन। तो बेटा देखो, थोड़ा सा टैक्टिकल क्वेश्चन है, टेक्निकल क्वेश्चन है। एक्चुअल में ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर होता है, एपी के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। अब एपी के अंदर अगर ये प्रॉपर्टी होती है तो ऑब्वियसली फिर ये क्या होगा? ये अर्थमेटिक मीन होगा। तो इसका मतलब आप कह सकते हो मीन। बट अगर आप इसको करना चाहो तो ओड नंबर पे हमेशा ही ऐसा होता है। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो एपी का जिसमें ओड नंबर्स है, ठीक है। अब अगर देखो मैं एग्जांपल ले लूं और एग्जाम्पल में ये नंबर ओड होना जरूरी नहीं है। अभी मैंने 13579 का है, ये कोई जरूरी नहीं है एपी होनी चाहिए, टोटल नंबर ओड होने चाहिए। जैसे कि यहां में हमने 5 नंबर लिए, आप 2468 भी ले सकते हो, ठीक है। अब और 10 लेना पड़ेगा, फिर आप 25811 भी ले सकते हो, एपी होनी चाहिए। तो जिसको ये बात पता थी उसने तो एकदम से टिक कर देगा कि जी ये 1 क्या हो जाएगा? मीन आंसर है। लेकिन अगर नहीं पता तो फिर फंस जाएगा बच्चा। अब देखो जी क्या किया जी, आपको कह रहे हैं फर्स्ट एंड मिडिल वैल्यू, डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड मिडिल वैल्यू। अब देखो फर्स्ट वैल्यू ये है और मिडिल वैल्यू ये है, तो अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस करता हूं तो 4 आ रहा है। आगे क्या कहा? इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द लास्ट एंड मिडिल वैल्यू। अब अगर मैं लास्ट एंड मिडिल का देखूं, एक बार दोबारा से पढ़ो। डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द मिडिल वैल्यू इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द लास्ट एंड मिडिल वैल्यू। तो देखो जी ये मैंने उल्टा लिख दिया है, यहां पे 5 आएगा, यहां पे 7 आएगा, यहां पे 9 आएगा। अब ठीक है, तो यहां पे अगर मैं करता हूं तो 9 में से 5 गए, वो भी 4 आ रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से आप आगे देख सकते हो। तो आंसर क्या हुआ बेटा हमारा? आंसर हुआ हमारा मीन। चलिए जी आगे चलते हैं। आगे कहा जी 100 पार्टिसिपेंट एक्सप्रेस देयर ओपिनियन रिकमेंडिंग ए न्यू प्रोडक्ट टू देयर फ्रेंड्स यूजिंग एट्रीब्यूट मोस्ट अनलाइकली, लाइकली, नॉट श्योर, लाइकली, मोस्ट लाइकली, इतनी सारी चीजें हैं। अब देखो इसमें नंबर तो कहीं है नहीं, तो फिर हमारा कॉमन लाइकिंग के ऊपर चलेगा। किसी को वो चीजें पसंद आ रही होगी, किसी को नहीं आ रही होगी। तो जब कॉमन लाइकिंग की बात आती है तो वहां पे सूटेबल आंसर होता है मोड। तो इसका आंसर क्या होगा जी? इसका आंसर होगा जी मोड। तो यानी कि हमारा आंसर हो गया जी बी, मोड आंसर है। अब आगे चलते हैं जी। हाँ जी देखो जी, ओजाइव कर्व कैन नॉट बी यूज टू डिटरमाइन। एक्चुअली एक एम्बिग्यूअस क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आईसीआई ने जो पूछा है एम्बिग्यूअस क्वेश्चन है। कैसे जी? एक्चुअल में आप सब जानते हो कि ओगीव से क्या बनता है? ओगीव से बनती है पार्टीशन वैल्यू। पार्टीशन वैल्यू का मतलब मीन, मीडियन, मीडियन, क्वार्टाइल, डेसाइल एंड परसेंटाइल। और आपको पता है कि मोड किससे बनता है? मोड बनता है हिस्टोग्राम से, ठीक है। मोड बनता है हिस्टोग्राम से। तो बेटा जी रेंज के लिए तो कुछ होता ही नहीं है, मीन के लिए तो कुछ होता ही नहीं है। मीन को आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकते, रेंज को भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर यहां पे वो कहते कैन बी, नोट को हटा देते, तब तो 100% आंसर होता मीडियन, ठीक है। अब लेकिन उन्होंने क्या पूछा? उन्होंने पूछा ओजाइव कर कैन नॉट बी यूज टू डिटरमाइन। तो अगर किसी ने ध्यान से सोच लिया, हालांकि एग्जाम प्रेशर में इतना ध्यान होता नहीं है ना, तो क्या करेंगे? नाउ इट इज अप टू आईसीआई कि वो इसमें क्या करते हैं। बट मेरे हिसाब से ये रॉन्ग क्वेश्चन है। अगर कैन नॉट, कैन आता तो आप मीडियन कर देते, कैन आता तो आप क्या कर देते? मीडियन। बट
अब हमें दूसरे कंसर्न में सोचना पड़ेगा, क्योंकि देखो आप इसके लिए कोई ग्राफिकल बना नहीं सकते, इसके लिए कोई बना ही नहीं सकते। अब मीडियन को तो मैं ओगीव से करता हूं और मोड को हिस्टोग्राम से किया जा सकता है, यानी कि वो एक ऐसा और कॉन्सेप्ट है जिसको हम ग्राफिकली बना सकते हैं। अब ओगीव से तो नहीं बनेगा ना ये, इसलिए मोड आंसर लेंगे जी हम। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन दिया है। अब आगे चलते हैं। Along a road there are 5 buildings of apartments marked as 1 2 3 4 5। ठीक है, ये भी थोड़ा थियोरेटिकल क्वेश्चन है। अब आपको कहा कि उन कॉलोनी के पास हमें एक बस स्टॉप सेटअप करना है, और आपको एक बात बोली है, टोटल डिस्टेंस वॉक्ड बाय द रेजिडेंट टू द बस स्टॉप फ्रॉम देयर बिल्डिंग मस्ट बी केप्ट मिनिमम। ठीक है जी, मिनिमम रखनी है जी। अब देखो बेसिकली क्या होगा, अलग अलग घर होंगे, अलग अलग घर में अलग अलग लोग रह रहे होंगे। उस सोसाइटी के अंदर किसी सोसाइटी में कम लोग रह रहे होंगे, किसी सोसाइटी में ज्यादा लोग रह रहे होंगे। कोई सोसाइटी के जो बस स्टॉप बनाना है उसके पास हो सकता है, तो कोई थोड़ा दूर हो सकता है। तो बेसिकली यहां पे डिस्टेंस और नंबर ऑफ पर्सन जो वहां से आ रहे हैं वो अलग अलग है। तो जब दोनों अलग अलग होते हैं तो बेसिकली वहां पे हमें वेटेड मीन लगाना चाहिए। क्या लगाना चाहिए? वेटेड मीन लगाना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है इट शुड बी वेटेड मीन। तो इसका आंसर हो गया जी डी। चलो जी अब आगे चलते हैं। हाँ जी देखो ये क्वेश्चन भी बहुत बड़ा क्वेश्चन दिया है आईसीआई ने, बहुत ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है। का इन ए स्टडी अबाउट द मेल एंड फीमेल ऑफ ए कॉमर्स एंड साइंस डिपार्टमेंट ऑफ ए कॉलेज, ठीक है, 1995 का डाटा दिया है। क्या जी 70%, ये पूरा एक डाटा दिया हुआ है, 70% फीमेल स्टूडेंट, 65 इस तरह से करके पूरा डाटा दिया है। तो बेसिकली इसमें हमें एक टेबल बनानी होती है, और यहां पे क्या है 95 में 3000 टोटल स्टूडेंट है और यहां पे 3600 टोटल स्टूडेंट है। तो अब अगर मैं ये देखूं तो पहले हम एक टेबल बनाते हैं, वो टेबल मैंने शायद ऑलरेडी बना रखी है। हाँ ये टेबल हमने बनाई हुई है। अब देखो 95 में टोटल स्टूडेंट कितने दिए आपको, 95 के अंदर टोटल स्टूडेंट 3000 है, तो मैं यहां पे 3000 लिख लूंगा, और 2000 में टोटल स्टूडेंट 3600 है तो मैं यहां पे लिख लूंगा। अब आगे पढ़ते हैं क्या कहा। देखो 95 में आपको बोला कि 70% फीमेल स्टूडेंट है, तो जी चलो मैं 3000 का 75% करता हूं, इट कम्स टू बी 2250। देखो बोला है ना 70% फीमेल स्टूडेंट है, तो 3000 का 70% करते हैं, 3000 का 70% करते हैं तो 2100 आएगा। 2100 आ रहा है, तो फिर से हम टेबल की तरफ चलेंगे। तो देखो फीमेल स्टूडेंट यहां पे 2100 है, तो इसका मतलब मेल स्टूडेंट 900 हो जाएंगे, ताकि मुझे टोटल 3000 रखना है। अब आगे क्या कहते हैं, 65% स्टूडेंट जो है कॉमर्स पढ़ते हैं, तो जी हम 3000 का 65% निकालेंगे। 3000 का 65% निकाला तो 1950 आ रहा है जी। अच्छा 1950 आ रहा है जी, 3000 का 65%। अच्छा और आपको बोला है वो कॉमर्स पढ़ते हैं, एक बार दोबारा कर लेता हूं, 3000 का 0.65, तो 1950 यहां पे आ गया जी कॉमर्स स्टूडेंट का टोटल। अब आगे क्या कह रहे हैं, कहा जी 20% ऑफ मेल स्टूडेंट रीड साइंस, मेल स्टूडेंट के 20% साइंस पढ़ते हैं, तो यानी कि 900 का 20%, तो 900 का 20% 180। ठीक है जी। अब देखो जी 900 में से 180 माइनस करूंगा तो 720 हो जाएगा, और 1950 में से 720 माइनस करूंगा तो ये 1200। 1950 में से 720, 1230 आ रहा है जी, ये 1230 हो गया, और 2100 में से 1230 माइनस करूंगा 870 आ रहा है जी। ठीक है जी।
अब इन दोनों का टोटल अगर मैं कर दूं 870 प्लस 180 1050 आ रहा है जी। अब देखो डाटा मैच हो गया, अगर मैं ऐसे जोड़ रहा हूं 3000 आ रहा है, ऐसे जोड़ रहा हूं तो भी 3000 आ रहा है। अब सेम हमारा यहां पे बनेगा, देखो बहुत बड़ा क्वेश्चन दिया है। आप देखिए यहां पे कह रहे 75% फीमेल है, तो 75% यानी कि 3600 का 75% इस बार। चलो जी 3600 का 75% करते हैं, ये आ रहा है जी 2700। 2700 फीमेल है, तो इसका मतलब 900 मेल हो जाएंगे। अब आगे क्या कहा, आगे बोला 40% साइंस पढ़ते हैं, 75% और 50% ऑफ फीमेल स्टूडेंट कॉमर्स पढ़ती है। 50% ऑफ फीमेल स्टूडेंट कॉमर्स पढ़ती है और 40% ये मेल स्टूडेंट होना चाहिए, मेल स्टूडेंट। 40% मेल स्टूडेंट और 50% स्टूडेंट कॉमर्स पढ़ती है, तो मतलब 1350 2700 का कितना जी, 2700 का हमने देखना है 1350। 1350 अगर कॉमर्स पढ़ती है तो इसका मतलब 1350 यहां पे साइंस भी पढ़ रही है। ठीक है जी, ओके। और यहां पे क्या कह रहे हैं, 40% 3600 के, 40% 3600 के, तो 3600 का 40% 1440 साइंस पढ़ते हैं जी। अच्छा नहीं नहीं, मेल नहीं है, ठीक लिखा है, मेल नहीं होगा। 40% साइंस पढ़ते हैं, तो दैट मीन साइंस वाले इस बार 1440 है, तो साइंस वाले 1440। अब 1440 में से 1350 माइनस करो, 90 आ रहा है जी, और 900 में से 90 माइनस करो तो 810 आ रहा है। ठीक है जी, और 3600 में से 1440 माइनस करोगे तो ये 2160 आ जाएगा। चलो जी, आप देख चुके हो, हमें इतना टाइम लग रहा है सोल्व करने में। अब आगे क्या कहा, यहां पे कह रहे हैं कि x डिनोट करता है रेशो ऑफ द फीमेल कॉमर्स स्टूडेंट टू फीमेल साइंस स्टूडेंट एंड y डिनोट द रेशो ऑफ द मेल कॉमर्स स्टूडेंट टू मेल साइंस स्टूडेंट। 95 को 96 के साथ क्लब करने के बाद जब दोनों को ज्वाइन कर देते हैं तो वो मैंने यहां पे कैलकुलेट किया हुआ है। देखो आपको कहा कि मेल कॉमर्स स्टूडेंट, चलो तो फीमेल कॉमर्स स्टूडेंट यहां पे 1230 थी, यहां पे 1350 थी, दोनों को जोड़ दिया। ठीक है जी, फिर आपको क्या बोला, फिर आपको बोला इसका रेशो किसके साथ है, x डिनोट द रेशो ऑफ फीमेल कॉमर्स स्टूडेंट टू फीमेल साइंस स्टूडेंट। तो फिर फीमेल साइंस स्टूडेंट देखो, तो फीमेल साइंस स्टूडेंट फीमेल साइंस स्टूडेंट कितनी है जी, यहां पे देखो 870 है और यहां पे 1350 है, तो इन दोनों का टोटल करके रेशो निकाला, इट कम्स टू बी 1.16। और फिर सेम बातें आगे साइंस के लिए दी थी, तो वो हमने निकाला आगे, इट कम्स टू बी 5.666। तो अब देखो x लेस देन y आ रहा है, x लेस देन y आ रहा है, तो x लेस देन y है कहीं पे, आई थिंक सी ऑप्शन आंसर है। ठीक है जी, तो इस तरीके से करना था, बहुत बड़ा क्वेश्चन था बेटा। अच्छा अब आगे चलते हैं जी, आपको कह रहे जी 6 चिल्ड्रन हैं, पी क्यू आर एस टी यू वी आर सिटिंग ऑन ए रो, Q इज बिटवीन U एंड S। चलो जी बनाते हैं, Q का है बिटवीन U एंड S है, तो देखो Q बिटवीन U एंड S का मतलब
या तो ये होगा या तो ये होगा। अब आगे क्या कह रहे हैं, आगे कहा T इज बिटवीन P एंड R, तो T इज बिटवीन P एंड R, या तो ये होगा और या फिर ये होगा। ठीक है, अब आगे क्या कह रहे हैं, आगे का R इज नॉट सिटिंग, R इज P इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू आइदर U और S, P ना तो U के साथ हो सकता है ना S के साथ हो सकता है। ठीक है जी, तो इसका मतलब, तो अगर मैं यहां पे लिखूं ये वाला UQS, तो यानी कि P ना तो यहां पे आएगा, P ना यहां पे आएगा। ठीक है, और आगे एक और बात बोलिए, एक बात और बोलिए, R इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू S, तो इसका मतलब देखा जाए तो R इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू S, तो इसका मतलब यहां पे R भी नहीं आएगा, यहां पे R भी नहीं आएगा। ठीक है जी, अब आपको क्या कह रहे हैं, सो U इज सिटिंग बिटवीन द पेयर्स ऑफ चिल्ड्रंस, U इज सिटिंग बिटवीन द पेयर ऑफ चिल्ड्रंस। अच्छा, अब देखो जी, इसके हिसाब से अगर हम देखें तो हम ये शायद बना सकते हैं PTR UQS, PTR UQS। देखो अब देखते हैं, आपको कहता P इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू U, तो देखो P नेक्स्ट टू U तो नहीं है। ठीक है, फिर आगे क्या कहा था, R इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू S, R S के भी नेक्स्ट नहीं है, बिल्कुल ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, अब आपको बोल रहे हैं सो U इज सिटिंग बिटवीन द पेयर्स ऑफ चिल्ड्रन, तो U किन किन के बीच में आ रहा है, U आ रहा है जी Q और R के बीच में, U आ रहा है Q और R के बीच में, दैट मीन्स इसका आंसर है जी B, Q और R के बीच में आ रहा है, दैट इज B। चलिए जी, अब यहां से आगे हम देखते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5% ABCDE आर सिटिंग इन ए रो, A सिट्स लेफ्ट टू C, A जो है C के लेफ्ट बैठा है, चलो यहीं पे बना लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है, A C के लेफ्ट बैठा है, एक मिनट, 5% ABCDE A सिट्स लेफ्ट ऑफ C, A जो है C के लेफ्ट बैठा है, तो ऐसे, फिर क्या कहा, C सिट्स लेफ्ट ऑफ B, तो B के लेफ्ट C है, ये हो गया, फिर कहा है E सिट्स राइट ऑफ B, तो ये हो गया। ठीक है, फिर कहा है D सिट्स बिटवीन E एंड B, D सिट्स बिटवीन E एंड B, D सिट्स बिटवीन E एंड B। अच्छा, D सिट्स बिटवीन E एंड B का मतलब क्या है, एक मिनट, A सिट्स लेफ्ट ऑफ C, ठीक है, C सिट्स लेफ्ट ऑफ B, ठीक है, E सिट्स राइट ऑफ B, E राइट ऑफ B है, ठीक है, D सिट्स बिटवीन E एंड B, तो वो तो फिर यहां पे आएगा, D सिट्स बिटवीन E एंड B का मतलब, अच्छा, D जो है E और B के बीच में बैठा है, बिल्कुल सही आ गया जी, D E और B के बीच में बैठा है, D सिट्स बिटवीन E एंड B, बिल्कुल ठीक है। अब आपको कह रहे हु इज सिटिंग इन द मिडिल, तो देखो जी क्लियरली आपको नजर आ रहा है कि मिडिल में B बैठा है, मिडिल में B बैठा है, तो दैट मीन्स इसका आंसर क्या हो गया जी, A। ठीक है जी, चलो जी आगे चलते हैं जी, कहा जी 4 लेडीज है ABCD एंड 4 जेंटलमैन है EFGH आर सिटिंग
on a circle at a round table facing each other. No two ladies और no two gentlemen are sitting side by side. ठीक है जी, चलो जी, अगर इसका मैं बनाता हूं ग्राफ, तो 8 को बैठाना है हमें, ये मैंने ले ली है जी कि ये मेरी 8 पोजीशन है। अब देखते हैं जी क्या क्या कह रही है। सबसे पहले किसको बना सकते हैं, यहां के बाद h इज टू द राइट, h इज टू द राइट ऑफ b, मतलब h और b एक साथ है, और h कह रहे सारे के सारे मैं मान रहा हूं फेसिंग सेंटर दिए हैं, तो सेंटर की तरफ दिए हैं जी सारे के सारे। h इज फेसिंग राइट ऑफ b, तो अगर मैं यहां पे b को ले लूं तो उसका राइट ये हो जाएगा h। अब आगे क्या कहा, आगे क्या कहा, आगे हम एक बात बोल रहे हैं, C who is sitting between G and E facing D, C who is sitting between G and E facing D। अब देखो आपको एक बार बात बोली थी कि कोई भी दो लेडीज एक साथ नहीं बैठ सकती है, कोई भी दो लेडीज एक साथ नहीं बैठ सकती है। तो अगर देखा जाए तो इसमें लेडीज थी A B C D और जेंटलमैन थे E F G H। कोई भी दो जेंट्स कोई भी दो लेडीज एक साथ नहीं बैठेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं यहां के बाद देखता हूं, आपको क्या कहा यहां से देखिए, यहां से कहा C who is sitting between G and E facing D, C जो कि G और E के बीच में बैठा है। तो मतलब क्या हुआ जी कि मैं यहां पे G को तो ले नहीं सकता हूं, तो मैंने कहा चलो मैं G यहां पे ले लेता हूं, और साथ में क्या बोला था, C who is sitting between G and E, ठीक है जी, और E को मैं ले लेता हूं यहां पे, E को मैं यहां पे ले लेता हूं, तो C इनके बीच में आ गया, और देखो C के अपोजिट बोला है D बैठा है, तो यहां पे मैंने D को बैठा दिया, C के अपोजिट D बैठा है तो यहां पे D को बैठा दिया। अब आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं, आगे का F इज बिटवीन D एंड A, F जो है D और A के बीच में है, एंड फेसिंग G, तो G को फेस कर रहा है F, तो यहां पे F आ जाएगा और यहां पे A आ जाएगा। ठीक है जी, इस तरीके से आपका बनेगा। अब आपको कह रहे हु इज इमीडिएट नेबर ऑफ B, तो B के इमीडिएट नेबर है H एंड G, H एंड G, दैट मीन्स आपका आंसर है A आंसर है जी। अच्छा, अब देखो इसको ना किए, इतना सब किए बगैर भी कर सकते थे, क्योंकि आपको सिंपल एक चीज बोली है, ये पढ़ो क्वेश्चन में आपको बोला है H इज टू द राइट ऑफ B, तो इसका मतलब, और आगे ये पूछा है हु इज इमीडिएट नेबर ऑफ B, तो मतलब B के साथ H तो है ही, ये बात कंफर्म है, तो आंसर में एक में H तो जरूर आने वाला है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो H सिर्फ एक ही जगह पे है, A में, बाकी में तो H है ही नहीं, तो मैं बगैर ड्रॉ किए भी कर सकता था। ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने एक बार आपको ड्रॉ करके दिखा दिया है। चलो जी आगे चलते हैं। आगे हमें क्या कह रहे हैं, बोला है जी पर्सन्स MN O P Q R S and T are sitting on a compound wall facing north। फेसिंग नॉर्थ है जी, एक वॉल पे बैठे 8 बंदे हैं, का O sits fourth left of S, O sits fourth left of S। तो मैं कहता हूं चलो सॉल्यूशन करते हैं। मैंने कहा ये S है, तो 1 2 3 यहां पे O हो गया जी, फोर्थ लेफ्ट ऑफ S कहा है। आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहे हैं, P sits second to the right of S, P sits second to the right of S, तो यहां पे second to the right of S P हो गया। फिर का ओनली 2 पर्सन सिट्स बिटवीन P एंड M, का P और M के बीच में सिर्फ 2 पर्सन बैठे हैं। ठीक है, तो अगर मैं P और M के बीच में इधर M ले लूं और फिर बीच में 2 बैठा दूं तो ज्यादा हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे, तो इसका मतलब इधर तो नहीं आएगा। ठीक है, फिर क्या कहा, और N और R इमीडिएट नेबर है एंड N इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ M। चलो
ठीक है, तो अगर मैं m यहां पे ले लूं, अगर मैं m यहां पे ले लूं, m अगर मैं यहां पे ले लूं, ठीक है, और इसके बीच में दो बंदे बोला है तो एक और आ जाएगा, वो बाद में देखेंगे कि क्या आने वाला है, ठीक है। और P का नेबर क्या कहा है, T इज ए नेबर ऑफ P, तो अगर मैं यहां पे T ले लूं, तो अब देखो इन दोनों के बीच में P और M के बीच में दो हो जाएंगे, P और M के बीच में दो हो जाएंगे, ठीक है जी, P और M के बीच में दो हो जाएंगे। अब आगे क्या कह रहे हैं, फिर कहा जी N इज नॉट 6 नेक्स्ट टू M, और N और R दोनों इमीडिएट नेबर है, ठीक है, और N यहां तो नहीं बैठेगा, इमीडिएट तो नहीं बैठेगा, N इमीडिएट इसके आगे नहीं बैठेगा। तो अगर मैं यहां पे N R ले लूं, अब एक ही बचा है, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, तो यहां पे Q आ जाएगा, यहां पे Q आ जाएगा। अब आपसे क्या पूछ रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं M एंड Q के बीच में कितने पर्सन है, तो M और Q के बीच में तो एक ही पर्सन है ना S, तो आपका आंसर है ये 1 पर्सन है जी P Q और M के बीच में, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, देखो जी आपको कहा इन लाइन P इज सिटिंग 13th फ्रॉम लेफ्ट, P जो है आपको बोला है 13th फ्रॉम लेफ्ट है, P इज सिटिंग 13th फ्रॉम लेफ्ट, P इज सिटिंग 13th फ्रॉम लेफ्ट, एंड आगे क्या कह रहे हैं, एंड Q इज 24th फ्रॉम राइट एंड 3rd फ्रॉम P। ये अच्छा क्वेश्चन है, क्या करेंगे जी समझो, P इज सिटिंग 13th फ्रॉम लेफ्ट, अच्छा तो मतलब अगर मैं देखूं तो यहां से लेफ्ट से बैठना स्टार्ट करे, और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, लेफ्ट से अगर मैंने देखा तो यहां पे P है। अब आगे क्या कह रहे हैं ये देखते हैं, कहा है 3rd लेफ्ट फ्रॉम P, Q जो है 3rd लेफ्ट फ्रॉम P है, तो 3rd लेफ्ट फ्रॉम P Q आ रहा है, तो मतलब 1 2 3 इस 10वीं पोजीशन पे Q है, इस 10वीं पोजीशन पे Q है, और आगे क्या कह रहे हैं, आगे बोला Q इज 24th फ्रॉम राइट, Q जो है 24th फ्रॉम राइट है, Q 24th फ्रॉम राइट है, तो इसका मतलब 24th फ्रॉम राइट देखे तो यार एक चीज देखो आप, 24th फ्रॉम राइट का मतलब 1 2 3 4, ये इधर जा रहे हैं तो 24th बन रहा है, अच्छा तो इसका मतलब अभी 20 आगे और होने वाले हैं, तभी तो वो 24th बनेगा। देखो 21 22 23 24, अब देखो 20 तो इधर से आ रहे हैं और 13 इधर से आ रहे हैं, तो आपसे पूछे थे टोटल कितने हैं, तो 20 और 13 को जोड़ देंगे तो 33 बन जाएगा जी, ठीक है जी। आई थिंक आपको बात समझ आई होगी, आगे चलते हैं। कहा जी XYZ कंपनी हैज ए पॉलिसी फॉर इट्स रिक्रूटमेंट एज इट्स should not recruit more than 8 men to 3 women. How can this fact be expressed in inequality? सेम क्वेश्चंस आपकी स्टडी में भी है, ICI मॉड्यूल के अंदर क्या करना है, देखो अगर मैं मैन को X लूं और वुमेन को Y लूं, तो आपको बोला है कि वुमेन तो फिक्स है, वुमेन तो फिक्स है 3, अब आपको क्या बोला जरा देखो, नॉट मोर देन 8 मैन, नॉट मोर देन रिक्रूट नॉट मोर देन 8 मैन, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं 1 मैन ले सकता हूं, 3 के साथ 2 भी ले सकता हूं, 3 के साथ 3 भी ले सकता हूं, 3 के साथ 4 भी ले सकता हूं, 3 के साथ 5 ले सकता हूं, 3 के साथ 6 ले सकता हूं, 7 ले सकता हूं, 8 ले सकता हूं, ये कंडीशन है, 8 से ज्यादा नहीं लिए जा सकते। अब आप क्या करोगे, इनमें से कोई भी एक कंडीशन ले लो, कोई भी एक, और ऑप्शन में डाल के देख लो
कि सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं। आप जो मर्जी कोई भी ले लो, ठीक है। अब मैंने कहा चलो मैं 2 3 को ले लेता हूं, तो अब मैं ऑप्शंस में डाल के देखता हूं। ए ऑप्शन को चेक करता हूं, क्या करना है, x को 2 लेना है, y को 3 लेना है। तो अगर x को 2 और y को 3 ले रहा हूं तो a में आ रहा है 8 इंटू 2, ये तो ठीक नहीं है। 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 16 तो ठीक नहीं है, तो a आंसर नहीं है हमारा। अगर मैं b की बात करता हूं तो 3 इंटू 2 लेस देन इक्वल टू 3 इंटू 2 3 है, 3 इंटू 3। और यहां पे मैं कहता हूं x को लेना है 2, तो 2/8 ये भी ठीक नहीं है, 9 तो उससे छोटा है ही नहीं। अब अगर मैं c की बात करता हूं तो 8 इंटू 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इंटू 2, यानी कि 24 ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो 24 तो 6 से बड़ा है ना, तो 24 6 से बड़ा है, तो इसका मतलब हमारा आंसर है सी। आंसर है जी सी, ठीक है जी। चलो जी, अच्छा आगे का जी, लेट एक्स डिनोट द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 2.5 एंड वेरिएंस 1 विद p इक्वल टू दिस। ये दिया हुआ है क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है 2, इतनी दी है, ये है। अब देखो बेटा, ये क्वेश्चन आईसीआई की कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रही है, तो ये क्वेश्चन आईसीआई की तरफ से डेफिनेटली रॉन्ग है। तो मैं आईसीआई से, अगर वो सुन रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों को इस पे ग्रेस मार्क्स जरूर दिया जाए, क्योंकि ये फॉल्ट उनकी तरफ से हुआ है। मेरे ओपिनियन में ये क्वेश्चन रॉन्ग है। आओ देखो, अब यार इससे पहले मैं आपको एक प्रॉपर्टी बताता हूं, याद दिलाता हूं थोड़ी सी, कि आप ये एक प्रॉपर्टी होती थी कि म्यू माइनस 2SD म्यू प्लस 2SD, ये टोटल एरिया होता था 95.45, और इसी का आधा अगर मैं करूं 0.9945 का, तो लगभग ये 0.47 वही आएगा जो इन्होंने दिया है, 0.4772, 0.4772। और एक्चुअल में म्यू माइनस 2SD का मतलब है कि आपकी z की वैल्यू यहां पे -2 है और यहां पे z की वैल्यू 2 है, ठीक है। अब आपने एक बात पढ़ी थी कि z होता है x माइनस म्यू अपॉन SD, ठीक है। और या फिर आप यहां से भी कर सकते हो, म्यू माइनस 2SD से भी हो सकता है। तो मीन 2.5 है, SD 1 है, तो आंसर एक्चुअल में 0.5 होना चाहिए, लेकिन 0.5 किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो एक तो ये तरीका है। एक दूसरा तरीका क्या करेंगे, आप फॉर्मूले में डालोगे, आपको कहा a से 2.5, तो देखो 2.5 पे तो 0 ही हो जाएगा। अगर मैं a डालूंगा तो z की वैल्यू हो जाएगी a माइनस 2.5 अपॉन 1, लेकिन इस केस में आपको पता है कि z -2 है, यहीं से कर लो सीधा। तो मैं अगर यहां पे इसकी वैल्यू डालूंगा तो यार a की वैल्यू तो 2.5 -2 आ रही है, यानी कि ये तो 0.5 होनी चाहिए। लेकिन देखो 0.5 तो कहीं भी ऑप्शन में नहीं है, 0.5 तो कहीं भी ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। तो ये कोई भी ऑप्शन मैच नहीं हो रही, तो मेरे ओपिनियन में ये क्वेश्चन रॉन्ग है, ठीक है। आओ जी आगे चलते हैं। कहा जी D इज डॉटर ऑफ E, D इज डॉटर ऑफ E। चलो बना लेते हैं ग्राफ बना लेते हैं। D जो है डॉटर है E की। आगे क्या कहा, A इज सन ऑफ D, तो A जो है सन है D का। C इज ब्रदर ऑफ A, C जो है ब्रदर है A का। C इज ब्रदर ऑफ A, B इज सिस्टर ऑफ A। चलो B जो है सिस्टर है A की, C की भी सिस्टर होगी ऑब्वियसली। F इज ब्रदर ऑफ D, F जो है ब्रदर ऑफ D है, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, F इज ब्रदर ऑफ D, हाउ इज F रिलेटेड टू B, हाउ इज F रिलेटेड टू B। तो आपको बताना है जी F रिलेटेड टू B। पहले ये लिख भी लेते हैं ना, हमने लिखा नहीं है, इसको मार्क कर लेते हैं पहले एक बार। F इज ब्रदर ऑफ D है
और बी सिस्टर है, तो आपसे पूछ रहे हैं क्या एफ इज रिलेटेड टू बी। तो देखो जी, ये इन तीनों की मां है और ये उसका भाई है, तो फिर तो ये मैटरनल अंकल हुआ, मामा जी हुए। अब इन्होंने मैटरनल तो दिया नहीं है लेकिन अंकल तो दिया है, तो क्वेश्चन के कंसर्न में हमें अंकल करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है इंग्लिश में तो क्या होता है भैया, मामा भी अंकल होते हैं, चाचा भी अंकल होते हैं, है ना। तो इसलिए हम इसको अंकल कर रहे हैं। वैसे करेक्ट मैटरनल अंकल अगर होता तो ज्यादा बेटर था। चलो, इंट्रोड्यूसिंग ए बॉय a girl said he is the son of the daughter of the father of my uncle who is boy to girl। देखो बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आप ढूंढो माई कहां है। तो माई यहां है, हम पहले नंबरिंग कर लेते हैं। तो ये 1 नंबर पे, और जहां पे वापस चलेंगे ऑफ 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 करके आ रहा है का फादर ऑफ, यहां पे 2nd नंबर, डॉटर ऑफ 3rd नंबर और सन ऑफ 4th नंबर। ठीक है, तो अगर आप इस तरह से नंबरिंग कर लोगे तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। अब देखो, इसकी 2 पॉसिबिलिटी बन सकती है, इसकी 2 पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो अब अगर मैं यहां से शुरू करता हूं, यहां से शुरू करता हूं, ठीक है, क्या कह रहे हैं, आपको कहा माई अंकल। तो देखो जी, मैंने गर्ल बनाई, मान लिया ये गर्ल है, ठीक है, ये गर्ल है का माई अंकल। तो इसका मतलब क्या हो सकता है, गर्ल के ये कोई पेरेंट्स, चलो मैं अभी पेरेंट मुझे नहीं पता कि पैटर्नल की तरफ से या मैटरनल की तरफ से है, तो फिलहाल मैं पहले पिता बना के चलता हूं अभी तो। और कहा मेरे अंकल मतलब पिता के भाई, तो मैंने इनके पिता के भाई बनाए, ठीक है। क्या कहा था, माई अंकल फादर्स। तो माई अंकल फादर्स मीन्स ये इन दोनों के ही फादर होंगे, ये अंकल के फादर बना दिए। तो मतलब ये जो है इस गर्ल के ग्रैंड पेरेंट्स है, ग्रैंड फादर है। अब क्या कहा, डॉटर ऑफ द, तो इसका मतलब इसकी डॉटर का मतलब तो ये इन दोनों की बहन हुई, और उसका सन है, तो उसका सन अगर मैं बोलूं तो ये उसका सन हो गया। अब आपको ये बॉय है, इन दोनों का रिलेशन बताना है, तो इसके हिसाब से तो कजन बन रहा है। अब कजन तो ऑप्शन में नहीं है, कजन तो ऑप्शन में नहीं है, तो इसका मतलब फिर ये मैटरनल है, पैटर्नल नहीं है। तो अगर फिर पैटर्नल नहीं है, मैटरनल है, तो फिर दोनों भाई बहन हो जाएंगे। तो इसलिए इसमें आंसर हम लेंगे ब्रदर, क्योंकि देखो पैटर्नल की साइड से बनाया तो ये दोनों आपस में भाई बहन हो रहे हैं, लेकिन अगर मैं मैटरनल की तरफ से बनाता, उसका भी ग्राफ अगर मैं बनाना चाहूं तो बना देता हूं एक बार आपकी क्लैरिफिकेशन के लिए। देखो क्या कहा, लड़की ने क्या बोला जी, लड़की ने क्या कहा, माई अंकल। तो मैं पहले यहां पे बनाता हूं कि चलो ये गर्ल है, ये गर्ल की पेरेंट है, और ये गर्ल के ग्रैंड पेरेंट्स है, तो ये ग्रैंड फादर है। अच्छा, अब देखो, अब पैटर्नल तो मैंने यहां बना लिया था, तो यहां पे तो मैं इसकी मां ही बनाऊंगा, और ये कहा क्या था, देखो अब पढ़ो, बॉय पहले, ये अंकल, क्या कहा, माई अंकल्स फादर, ठीक है, माई अंकल्स फादर डॉटर सन, तो डॉटर सन, तो मतलब ये इसका सन है, तो फिर तो ये भाई बहन हुए। और वैसे अगर आपने ये बना लिया है
पैटर्नल की साइड से कजन आ रहे हैं तो दूसरा तो मैटरनल की साइड से ही बनेगा, तो ब्रदर तो होगा ही होगा। आप इसको देख के भी कर सकते थे कि कजन ऑप्शन में नहीं है तो इसका मतलब मैटरनल वाला होगा, फिर ब्रदर होगा। ठीक है जी, चलो आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। देखिए जी, कहा जी इट इज गिवन दैट A इज टू मदर ऑफ B, मतलब A जो है B की मदर है, A जो है B की मदर है, A B की मदर है, A इज टू मदर ऑफ B, B इज सिस्टर ऑफ C, तो B जो है सिस्टर है C की। आगे क्या कह रहे हैं, C इज फादर ऑफ D, C जो है फादर है D का, D का अभी मुझे जेंडर पता नहीं है। C इज फादर ऑफ D, हाउ इज A रिलेटेड टू D, हाउ इज A रिलेटेड टू D, तो ग्रैंड मदर होगी जी, ग्रैंड मदर होगी, बी आंसर है जी, ग्रैंड मदर। चलो जी देखो जी क्या कह रहे हैं, आर टोल्ड एम द गर्ल आई मेट एट द बीच was youngest daughter of the brother-in-law of my friend mother, how is the girl related to our friend। तो इसमें भी सबसे पहले आप क्या करोगे, माई ढूंढोगे, चलो जी, और माई फ्रेंड यहां पे नंबर 1 आ जाएगा, और अब वापस चलेंगे तो ब्रदर इन लॉ पे सेकंड आ जाएगा, डॉटर पे थर्ड आ जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले मैं बनाऊंगा माई फ्रेंड मदर इन लॉ। चलो पहले देखो जी, आर फ्रेंड, यहां पे देखना ध्यान से, आर टोल्ड टू एम माई फ्रेंड मदर। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, मान लिया ये आर है, ये आर का फ्रेंड है, क्या बोला था आर का फ्रेंड, आर टोल्ड टू एम। ठीक है, ये आर फ्रेंड है। अब अगर मैं वापस चलता हूं तो क्या कह रहे हैं, माई फ्रेंड्स मदर इन लॉ। ठीक है, माई फ्रेंड्स मदर इन लॉ, नहीं 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 नहीं, कुछ गलती है क्वेश्चन में शायद। द गर्ल आई मेट एट द बीच वॉज यंगेस्ट डॉटर ऑफ द ब्रदर इन लॉ ऑफ माई फ्रेंड्स मदर, मदर है जी, तो आप फ्रेंड की मदर बनाओ, तो ये इसकी मदर हो गई, और ब्रदर इन लॉ का मतलब आप कह सकते हो इसके चाचा, मतलब ये इसके देवर है या जेठ जी है, देवर या जेठ जी। अब ये इनके हो गए ब्रदर इन लॉ, ये इनके हो गए ब्रदर इन लॉ, और इसकी डॉटर, तो ये दोनों आपस में पूछे हैं तो भैया ये तो कजन हो गए ना, ये दोनों आपस में क्या होंगे फिर, डेफिनेटली कजन्स होंगे, डेफिनेटली कजन्स होंगे। ठीक है जी, तो ये हो गए जी कजन्स। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। आगे कह रहे जी पी क्यू आर एस टी यू ऑफ ए 6 मेंबर ऑफ ए फैमिली इन विच देयर आर 2 मैरिड कपल, आईसीआई मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है, तो आई थिंक आप सबको याद भी होगा कि वो स्टूडेंट है। तो चलो अगर आपको याद नहीं है तो मैं एक बार बनवा देता हूं। देखिए क्या कह रहे हैं, आपको एक बात बोल रहे हैं, टी इज ए टीचर इज मैरिड टू ए डॉक्टर, टी एक टीचर है जो कि डॉक्टर से जिसकी शादी हुई है, हु इज मदर ऑफ आर एंड यू। चलो जी, टी एक टीचर है और उसकी शादी एक डॉक्टर से हुई है, तो चलो मैं पहले कहता हूं कि ये मेरा टी है और यहां पे ये डॉक्टर है और ये मैरिड कपल है, और इसके लिए मदर वर्ड यूज हुआ है, तो ये जेंट्स है।
आगे क्या कह रहे हैं जी, आगे आपको एक बात बोल रहे हैं, टी ए टीचर इज मैरिड टू ए डॉक्टर हु इज मदर ऑफ आर एंड यू। ये आर और यू की मदर है, तो मैंने यहां पे आर और यू की मदर, इनका जेंडर अभी पता नहीं है। आगे देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं, आगे देखते हैं जी क्या कहे जी, क्यू इज द लॉयर इज मैरिड टू पी, और आगे का पी हैज 1 सन एंड 1 ग्रैंडसन, पी हैज 1 सन एंड 1 ग्रैंडसन, तो इसका मतलब ये ऊपर की जनरेशन में आएगा। चलो जी, यहां पे मैंने कहा जी ये पी है और ये फिर से मैरिड कपल है और एक क्यू है, एक क्यू है। अभी मैं इसमें नहीं देख रहा कि दोनों में से जेंडर क्या है, अभी देखते हैं। अच्छा, क्यू इज द लॉयर हु इज मैरिड टू पी, क्यू एक लॉयर है, चलो हु इज मैरिड टू पी, पी हैज 1 सन एंड 1 ग्रैंडसन, ऑफ द 2 मैरिड लेडीज 1 इज हाउसवाइफ, ठीक है, एक हाउसवाइफ है। देयर इज ऑल्सो 1 स्टूडेंट एंड 1 मेल इंजीनियर, एक स्टूडेंट है और एक मेल इंजीनियर है। इन द फैमिली विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो देखो इनमें से तो एक कोई ना कोई हाउसवाइफ है और एक लॉयर है, 1 इज हाउसवाइफ एंड 1 इज लॉयर। चलो मैं इसको मान लेता हूं यार, इसको हस्बैंड मान लेता हूं, है ना। अब देखो आपको कहा एक तो मेल इंजीनियर है, तो इन दोनों में से कोई ना कोई एक मेल इंजीनियर है, अब वो या तो आर होगा या यू होगा, और कहा है फैमिली में एक स्टूडेंट भी है, तो फैमिली में एक स्टूडेंट भी है, तो इसका मतलब वो स्टूडेंट ही है जो बचा है। ग्रैंड डॉटर के बारे में पूछ रहे हैं, तो ग्रैंड डॉटर जो है वो स्टूडेंट है, तो कौन सा आंसर हो गया जी, ग्रैंड डॉटर स्टूडेंट है, तो सी जे स्टूडेंट। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ए नेशनल इंस्टीट्यूट अरेंज इट्स स्टडी डाटा इन अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट स्टेट्स, तो ज्योग्राफिकल डाटा है बेटा, इजी सा क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। इन ए ग्रुप ऑफ 20 मेल एंड 15 फीमेल 12 मेल एंड 8 फीमेल आर सर्विस होल्डर। ठीक है यार, देखो 20 मेल है और 20 मेल है और 15 फीमेल है। चलो मैं लिख लेता हूं, 20 मेल है, 15 फीमेल है। इनमें से कितने सर्विस होल्डर बोले हैं? आपको बोला है 12 तो मेल है सर्विस होल्डर, 12 मेल है सर्विस होल्डर और 8 फीमेल है सर्विस होल्डर। ठीक है, अब आगे आपको क्या कह रहे हैं? What is the probability that a person selected at random from the group is a service holder? आपको बताना है कि वो सर्विस होल्डर है, given that the selected person is a male, given that selected person is a male। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। अच्छा, आपको बताना है कि प्रोबेबिलिटी दैट ये सर्विस होल्डर होना चाहिए और मेल गिवन है, तो इसका मतलब कैसे करना चाहिए जी? ऊपर आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल सर्विस होल्डर और नीचे आएगा जी प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल। तो अब देखो मेल सर्विस होल्डर कितने हैं? मेल सर्विस होल्डर है 12, तो इसका मतलब हमने कहा मेल सर्विस होल्डर, तो 12 बाई 40, टोटल तो कितने थे? 35 थे शायद, हाँ 20 और 15 35 थे टोटल, तो 12 बाई 35, 12 बाई 35 और नीचे टोटल मेल 20 थे, तो 20 बाई 35। तो देखो जी
35 कट गया तो 12/20 अगर मैं करूंगा तो 0.6 आ जाएगा ना यार। 12/20 अगर करूंगा तो आंसर क्या बनेगा मेरा? आंसर मेरा बनेगा 0.6, यानी कि बी आंसर है। चलो जी, अब थोड़ा चलते हैं जी आगे। आओ जी, देखो जी, कह रहे हैं क्वेश्चन में, कहा जी माउस इज कॉल्ड 34561 कोडेड है, की इज कोडेड एज, हाउ इज यस कोडेड एज। डायरेक्ट कोडिंग का क्वेश्चन है ये तो आप पहले देखो y के लिए क्या ले रहे हैं, e के लिए क्या ले रहे हैं। देखो इन्होंने यहां पे y के लिए क्या लिया था जी, की में y के लिए 7 लिया है, तो मतलब 7। e के लिए क्या लिया है, e के लिए 1 लिया है, और s के लिए क्या लिया है, s के लिए लिया है 5, तो इसका मतलब 715, दैट मीन्स ए आंसर है जी। 74 का हमारा आंसर आ गया जी ए। चलो जी, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जी हमारे पास, कहा है जी व्हाट कम्स एट द लास्ट प्लेस। तो देखो आर के बाद एस और टी छोड़ दिया, यू आया 2 छोड़ के, यानी कि थर्ड पे यू है। फिर वी डब्ल्यू छोड़ के एक्स आ गया, फिर से थर्ड 2 छोड़ के आ रहा है। फिर वाई जेड छोड़ के ए आ गया, फिर बी और सी छोड़ के डी आ गया, तो अब ई और एफ छोड़ के जी आ जाएगा ना। बीच में एक ई छोड़ोगे एक एफ छोड़ोगे तो जी आ जाएगा, तो इसका मतलब आंसर है सी। आंसर है जी सी। चलो जी, अब देखते हैं जी यहां से आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या कह रहे हैं, मिसिंग टर्म ऑफ द सीरीज 4, 13, 49 इस तरह से है। 28 आंसर बनेगा बेटा इसका, क्योंकि अगर मैं 4, 13, 28, 49 और 76 लिखता हूं तो देखो यहां पे 9 का गैप आ रहा है, यहां पे 15 का गैप आ रहा है, यहां पे 21 का गैप आ रहा है, यहां पे 27 का गैप आ रहा है, यानी कि 6 6 6 बढ़ता जा रहा है। चलो जी आगे चलते हैं। फाइंड ओड मैन आउट ऑफ द फॉलोइंग, ये भी फिर से एम्बिग्यूअस क्वेश्चन है। ठीक है, क्या देखो जी, डिफरेंट तरीके से हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जेब्रा, जिराफ, हॉर्स और टाइगर में ये तीनों हेर्बीवोरस है और ये कार्निवोरस है, तो टाइगर आंसर होना चाहिए। बट अगर हम दूसरे वे में देखें तो दूसरा वे ये कहता है कि भैया ये अकेला हॉर्स ऐसा है जो डोमेस्टिक एनिमल है और बाकी सारे जंगली है जो फॉरेस्ट में रहते हैं। ठीक है, लेकिन इन दोनों में मेरे ओपिनियन में बेटर टाइगर ही है। नाउ इट इज अप टू आईसीआई वो क्या करते हैं। चलो का जी, ए पर्सन 1 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, पहले एक पर्सन 1 किलोमीटर वेस्ट गया जी। चलो जी, मान लिया जी 1 किलोमीटर वेस्ट गया, तो ये मान लिया इनिशियल पॉइंट था, यहां से 1 किलोमीटर गया। फिर क्या कहते हैं, फिर कहा जी देन ही टर्न टू साउथ और 5 किलोमीटर गया। फिर वो टर्न होता है वेस्ट और 2 किलोमीटर गया। तो चलो पहले साउथ फिर वेस्ट, और पहले 5 फिर 2। चलो पहले साउथ गया, ये इनिशियल था बेटा। फिर कहा जी ये साउथ जाता है 2 किलोमीटर, वेस्ट जाता है 2 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर था। आगे फिर क्या कहते हैं, फिर का एंड देन ही टर्न टू नॉर्थ एंड वॉक्स 9 किलोमीटर। फिर इसके बाद ये नॉर्थ गया और 9 किलोमीटर चला। तो देखो अगर मैं इसको आगे तक बढ़ा दूं तो ये मेरा 2 किलोमीटर हो गया और ये मेरा फाइनल पॉइंट है। और आप अगर देखो तो ये यहां तक 5 है, तो ऊपर 4 बच जाएगा, और ये यहां से यहां तक देखा जाए तो 3 हो जाएगा।
तो इसमें पाइथागोरस लगाऊंगा, 5 आंसर आ जाएगा जी, 5 आंसर आ जाएगा जी पाइथागोरस लगा के, दैट मीन सी। चलो जी आगे चलते हैं। फिर से हमारे पास एक क्वेश्चन आया जी, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है, फिशर पूछा है, तो इसकी टेबल मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, ये सब कुछ दिया था। फिशर का फॉर्मूला आप जानते हो, P1Q0 P1Q1 P0Q0 P0Q1 इंटू 100, सबकी वैल्यू मैंने कैलकुलेट करके ऐड कर ली है और फॉर्मूले में पुट कर दिया है। तो फॉर्मूले में पुट करके मेरा 117.24 आ रहा है, बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन था, हालांकि लेंथी क्वेश्चन था। तो 117.24 की बात करें तो मेरा ए आंसर हो जाएगा, 117.30 आ रहा है यहां पे। चलो जी अच्छा, इंडेक्स नंबर इज नॉट हेल्पफुल इन, इकोनॉमिक्स पॉलिसीज में काम आता है, ट्रेंड में भी काम आता है, फोरकास्टिंग में भी आता है, एरर में नहीं आता है। तो इसका आंसर हो गया जी डी। चलो जी आगे मुझे बोला जी ये टेबल दी हुई है मुझे, एक ब्लो 10 ब्लो 20 ब्लो 30 ब्लो 40 ब्लो 50 इस तरीके से। तो आप जानते होंगे कि जब भी सब जगह पे ब्लो ब्लो करके होते हैं तो वो मेरे होते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो पहले मुझे फ्रीक्वेंसी बनानी है, तो क्लास इंटरवल और यहां पे फ्रीक्वेंसी। चलो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। अब यहां पे देखूं तो स्टार्टिंग वाले के तो 15 ही है, यहां 38 में से 15 माइनस करूंगा तो 23, यहां 65 में से 38 माइनस करूंगा तो 27, यहां 84 में से 65 करूंगा तो 19 और यहां 16। अब तुम्हें कह रहे अबव 30 कितने हैं, तो अबव 30 बोले तो ये, तो 35 आंसर हो जाएगा जी, 19 और 16 को जोड़ देंगे तो सी आंसर है जी हमारा। चलो जी अच्छा, ये क्वेश्चन बेटा फिर से आपका मैं बोलूंगा कि आईसीआई की तरफ से, हालांकि स्टडी मटेरियल का ही क्वेश्चन है लेकिन ये गलत है ये क्वेश्चन भी, दिस क्वेश्चन इज आल्सो रॉन्ग। ठीक है, क्यों रॉन्ग है मैं बताता हूं। आपको कहा है कि आपको फ्रीक्वेंसी डेंसिटी बतानी है 30 से 39, 40 से 49, 50 से 59 की। तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी होती है फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास इंटरवल। तो सबसे पहले हम यहां पे इसकी एक टेबल बनाएंगे, मैंने पूरी पहले से बनाई हुई है टैली बार लगा के। तो 30 से 39 के बीच में आपके टोटल 9 आ रहे हैं, 40 से 49 के बीच में 11 आ रहे हैं, 50 से 59 के बीच में 7 आ रहे हैं। तो अब अगर मैं इनकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालूंगा तो यहां से यहां तक, क्योंकि मैंने इंक्लूसिव ही रखा है तो दोनों को इंक्लूड करके 10 आ जाएंगे बेटा। क्योंकि अगर मैं इनको कन्वर्ट करूंगा तो 29.5 से 39.5 आएगा, दोनों का डिफरेंस 10 है, लेकिन मैंने वो कन्वर्ट नहीं किया, सीधा किया है। कन्वर्ट एक्चुअल में करना भी नहीं चाहिए जब हम टेबल बनाते हैं, इंक्लूसिव ही बनाते हैं। अब क्या हुआ जी, 9/10 0.9 आ रहा है, 40 से 49 का 1.1 आ रहा है और 50 से 59 का 0.7 आ रहा है। तो 0.9, 1.1, 0.7 ये तीनों में से किसी में भी नहीं है। देखो यहां पे 0.9 है पहले का, लेकिन यहां पे 1 आ गया, जबकि सेकंड का तो 1.1 होना चाहिए, और थर्ड का 0.8 आ गया जबकि 0.7 होना चाहिए। सेम चीज यहां है, सेम चीज यहां है। हालांकि देखो बी ऑप्शन में ये तीनों नंबर आ रहे हैं, लेकिन यार क्लास तो चेंज हो गई ना। अगर आप पहले 32 39 का निकाल रहे हो तो पहले 32 39 का ही लिखो ना। ठीक है, तो आईसीआई को इसमें आपको एक ग्रेस मार्क देना ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये उनके पार्ट पे गलती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। मल्टीपल एक्सिस लाइन चार्ट इज यूज्ड व्हेन, तो मल्टीपल एक्सिस लाइन चार्ट यूज होते हैं तब जब एक से ज्यादा सीरीज हो और उनके यूनिट डिफरेंट हो। तो इसका मतलब डी आंसर है, डी आंसर है जी। चलो जी का जी, इफ इन ए सर्टेन कोड थैंक्स इज रिटन एज दिस, तो अगर देखा जाए यार इन्होंने उल्टा किया है। देखो पहले इन 3 को रिवर्स लिख दिया है, ठीक है, और फिर इनको लिख दिया है एज इट इज, लेकिन लिखा उधर है। तो अब स्टूपिड की बात कर रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इन 3 के तो उल्टे लिखोगे, तो DIP और फिर S, देखो THA इन्होंने एज इट इज लिखा था, THA एज इट इज लिखा था, तो इसका मतलब मुझे STU को एज इट इज लिखना चाहिए। नहीं, क्वेश्चन में शायद कुछ गलती है मेरी तरफ, मेरे पार्ट पे शायद मैंने कुछ गलत लिखा है। एक मिनट रुको, चेक कर लेता हूं क्वेश्चन एक बार।
नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। तो जैसे ये मेरा हुआ DIP, मैंने इसको उल्टा लिख दिया, DIP इसको उल्टा लिख दिया, तो ऐसे ही यहां पे STU को एज इट इज लिख देंगे। तो DIP यहां भी है, DIP यहां भी है, लेकिन STU लिखना है तो D आंसर होगा बेटा। STU लिखना है तो D होगा। चलो जी आगे चलते हैं। कहा जी डेली इन द मॉर्निंग शैडो पे क्लॉक टावर इंस्टॉल्ड ऑन रेलवे स्टेशन फॉल्स ऑन हाई राइज मॉल। तो देखो मॉर्निंग में कहां पे पड़ता है, कहां पे पड़ता है जी मॉर्निंग में, हाई राइज मॉल पे। तो हमेशा देखना जी मॉर्निंग में शैडो हमेशा वेस्ट में होता है और इवनिंग में हमेशा ईस्ट में होता है, इवनिंग में हमेशा ईस्ट में होता है, अपोजिट साइड शैडो होता है। अब आगे आपको क्या कहा, सो इन विच डायरेक्शन क्लॉक टावर टू मॉल। तो क्लॉक टावर टू मॉल, क्लॉक टावर मॉल के किधर है, ईस्टर्न साइड होना चाहिए, ईस्टर्न साइड। ए आंसर है जी। चलो जी देखो जी क्या कह रहे हैं, आर ऑफिस इज 4 किलोमीटर इन ईस्ट। आर का ऑफिस 4 किलोमीटर है ईस्ट में। चलो मैंने कहा जी लेट यार ये ऑफिस है उसका 4 किलोमीटर, इधर को जा रहे हैं, ये इनिशियल है। फिर क्या कहा, फ्रॉम हिज होम, ठीक है, एंड क्लब इज 4 किलोमीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन। मान लिया ये उसका घर है और ये क्लब हो गया जी, ये नॉर्थ में क्लब हो गया, वो भी 4 किलोमीटर ही बोला है शायद, हाँ 4 किलोमीटर बोला है। फ्रॉम इट होम ऑन द मिडवे फ्रॉम ऑफिस क्लब आर स्टैंड्स मूविंग टुवर्ड्स क्लब। अच्छा पहले ये क्लब की तरफ जाता है और जब मिडवे पहुंचता है तो वहां से अपने घर की तरफ मूव करता है। अब आपको कहा है बैक उसकी किधर है, तो इधर को जा रहा है तो बैक तो इस साइड होगी ना यार, तो बैक इस साइड होगी, तो ये तो नॉर्थ ईस्ट है, ये तो नॉर्थ ईस्ट है, तो इसका मतलब आंसर है जी सी, आंसर है जी सी। ठीक है जी। चलो जी अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आपको कह दिए मैन स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट वॉक्स 4 माइल टुवर्ड्स नॉर्थ, 4 माइल जाता है नॉर्थ की तरफ, 4 माइल जाता है नॉर्थ की तरफ। चलो जी 4 माइल गया जी नॉर्थ की तरफ, 4 माइल्स जाता है नॉर्थ की तरफ। चलो ये 4 माइल्स गया नॉर्थ की तरफ। फिर क्या कह रहे हैं, एंड टर्न लेफ्ट एंड वॉक 6 माइल। चलो जी लेफ्ट गया तो इसका लेफ्ट इधर होगा जी, 6 माइल गया। फिर आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहे हैं, देन टर्न राइट एंड वॉक फॉर 3 माइल, टर्न राइट। अच्छा तो इसका राइट होगा इधर, ये 3 माइल गया। फिर क्या कहते हैं, एंड अगेन टर्न राइट एंड वॉक्स 4 माइल, फिर से राइट जाता है और 4 माइल चलता है। तो ये हो गया जी। आगे क्या कहते हैं, एंड देन टेक रेस्ट फॉर 30 मिनट एंड गेट्स अप एंड वॉक्स स्ट्रेट 2 माइल इन द सेम डायरेक्शन, इन द सेम डायरेक्शन। अच्छा ये 6 माइल था, तो ये अगर 6 माइल था तो यहां पे 4 की बात कर रहा है तो थोड़ा पहले रुकेंगे, तो ये यहां तक 4 माइल आया था, इसके बाद में फिर आगे 2 माइल और चला। ठीक है अब क्या कह रहे हैं, 2 माइल एंड द सेम डायरेक्शन एंड देन टर्न राइट एंड वॉक्स 1 माइल। ठीक है जी, इसके बाद फिर ये राइट गया और 1 माइल चला। तो अब आपको कह रहे कौन सी डायरेक्शन में वो फेस है उसका, अब तो ऑब्वियसली साउथ होना चाहिए जी, साउथ विल बी द आंसर, आंसर होगा जी साउथ। ठीक है जी, चलो जी साउथ विल बी द आंसर। आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं जी। कहा जी द आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक इज इन वेस्ट डायरेक्शन व्हेन द टाइम इज 3 o'clock।
जब 3 बजे है, जब 3 बजे है तो ये हो जाएगा जी 12, 6, 3 और 9। तो यार 12 जब बजेंगे तो 12 जब बजेंगे, ठीक है। अब आपको क्या कह रहे हैं, 3 बजे, यानी कि ये मिनट हैंड है और ये आवर हैंड है। अब ये वेस्ट बता रहे हैं, यानी कि जिसको हम ईस्ट कहते थे उनको इन्होंने वेस्ट कहा है, तो इसका मतलब मैं इधर ईस्ट ले लूंगा। ठीक है जी। अब आगे आपको क्या कह रहे हैं, आगे का है 6:45 पे क्या टाइम होगा। तो बेटा जब 6 बजेंगे तो यहां पे आपकी आवर हैंड होगी और यहां पे मिनट हैंड होगी। ठीक है, तो यहां पे मिनट हैंड होगी, तो मिनट हैंड की डायरेक्शन पूछी है तो आंसर ईस्ट हो जाएगा, तो दैट मींस ए आंसर है। चलो जी, अब देखो जी ये क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का, इसमें हमें क्या कहा है, देखो कैसे करेंगे। आप log x को t पुट कर दोगे तो 1/x dx हो जाएगा dt, तो दैट मीन्स ये हो जाएगा dt अपॉन टी स्क्वायर, यानी कि t की पावर -1 dt, माइनस का 1/t, तो माइनस का 1/log x प्लस k, दैट मीन्स ए आंसर है जी। चलो जी, आगे का जी, ये कंपनी नीड 10,000 इन 5 ईयर टू रिप्लेस ए इक्विपमेंट, हाउ मच ऑफ मनी बी शुड इन्वेस्टेड एट 8% पर एनम इन ऑर्डर टू प्रोवाइड दिस इक्विपमेंट। ठीक है जी, 10,000 है 5 साल में, तो आपने क्या करना है, सिंपल आपको करना है 10,000 की 1.08 माइनस 5, 5 साल में रेट 8% है, तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूं तो 1.08 डिवाइड करके 5 बार इक्वल, गुणा में 10,000 इक्वल, तो मैंने किया जी 1.08 डिवाइड करके 1 2 3 4 5 और गुणा में मैंने किया 10,000, तो ये आ रहा है 6,805 समथिंग, 6,805 समथिंग। तो इसका मतलब अगर देखा जाए तो इसका आंसर हमारा हो रहा है जी बी, तो आंसर हमारा इसका बी हो जाता है, 6,806 के लगभग है। चलो आगे चलते हैं जी, क्या है, ए नीड्स टू पे 50 लाख 5 लाख आफ्टर 10 ईयर ही इन्वेस्टेड ए सम इन ए स्कीम एट 9% कंपाउंडेड हाफ ईयरली, हाउ मच मनी ही इन्वेस्टेड। ठीक है जी, ये फिर से हमारा वही आ जाता है जी क्वेश्चन, फ्यूचर वैल्यू वाला ही। तो अगर मैं 5 लाख को डिवाइड कर दूं गिवन वैल्यू से, गिवन वैल्यू है जी 2.4171 से, तो 5 लाख को अगर मैं डिवाइड करता हूं, गिवन है तो फिर हमें कुछ सोल्व करने की जरूरत नहीं है, 2.41711 से तो लगभग आ रही है 20,000, कुछ गड़बड़ हो रही है, 1 मिनट रुको, एक मिनट, 5 लाख है और 1.045 की पावर 20 की वैल्यू दी है, 5 लाख डिवाइडेड बाई 2.41171, 5 लाख डिवाइडेड बाई 2.4171 करता हूं 26,859। A needs to pay rupees 5 lakh after 10 year he invested a sum in a scheme at 9% per annum compounded half yearly, और ये वैल्यू दी हुई है। हाँ जी बिल्कुल आ रहा है जी 20, एक बार कर लेते हैं इसको, हालांकि मुझे वैल्यू गिवन है। अब अगर मैं 6 लाख को करूं डिवाइड 5 डिवाइडेड बाई 2.41171, हाँ देखो क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, आपके पास देखा जाए तो 5 लाख अपॉन में 1.045, क्योंकि 9% का हाफ ईयरली करोगे तो 9% का हाफ ईयरली किया, 9 डिवाइडेड बाई 200 किया
तो 0.045 आ रहा है और इसको 20 करोगे तो 1.045 डिवाइड करके 20 बार इक्वल गुणा में 5 लाख इक्वल करते हैं जी 1.045 डिवाइड करके 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अच्छा, और इनटू में 5 लाख करते हैं 207321 आ रहा है। ये वैल्यू भी गलत दी है यार, ये 2.411 होगी ही नहीं वैल्यू। वन 1.045 की पावर 20, 207,321 आंसर आएगा जी, 207,321। अब अगर मैं इस वैल्यू को कैलकुलेट करूं, एक मिनट रुको, 1.025 1.045 इंटू करके 1 2 3 4 फिर इंटू करके 1 2 3, नहीं वैल्यू तो ठीक है 2.41171 वैल्यू तो ठीक है, लेकिन फिर भी डिवाइड करके क्यों नहीं आ रहा। 5 लाख डिवाइडेड बाई 2.41711। ठीक है, आप इसको डिवाइड मत करो बेटा, आप ऐसे कैलकुलेट करो जैसे मैंने बताया है। ठीक है, 1.045 डिवाइड करके 20 टाइम इक्वल फिर 5 लाख, तो आपका आंसर ये आ जाएगा 207,321, 207,321। चलो जी, अब आगे चलते हैं। कहा जी एन अमाउंट इज लेंट एट R% पर एनम फॉर R ईयर। ठीक है, तो मतलब P इंटू आर अपॉन 100, 1/4 ऑफ P से P कट गया, ये 25 आ गया, तो रेट हो जाएगा 5%। 5% आंसर है जी। चलो जी, A sum of money is put at 20% per annum compound interest at which year the amount just becomes double। तो देखो जी, आप क्या कर सकते हो, A P इंटू 1 + 20/100 की पावर T पता नहीं है, ये 2P, तो देखो ये हो गया 1.2 की पावर T इक्वल टू 2। नाउ कैलकुलेटर पे करेंगे 1.2 इंटू 1 2 3 पे आ रहा है बेटा, तो जितने पे आता है उसमें हमेशा एक जोड़ देते हैं, तो आपका आंसर है जी 4 ईयर। चलो जी, आगे का जी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ ₹25,000 टू बी रिसीव्ड आफ्टर 10 ईयर एट 6% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। देखो बेटा, ये फिर से ICI की तरफ से एक गलत क्वेश्चन है। देखो, इन्होंने साथ में वैल्यू भी दी है 1.06 की पावर 6 की, और यहां पे 10 ईयर बोल रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं एन्युटी लेता हूं तो मुझे सिंगल सम निकालना चाहिए। आज अगर मैं सिंगल सम निकालूंगा तो फॉर्मूले लगेगा 25,000 1 माइनस 1.6% है, तो 0.6 की पावर -10 अपॉन 0.06। लेकिन अगर मैं ये करता हूं तो इनमें से कोई भी आंसर नहीं आएगा, तो क्वेश्चन इटसेल्फ गलत हो गया। ठीक है, तो अब इसके बाद में अगर मैं देखता हूं कि अगर ये एन्युटी वर्ड ये हटा दे तो फिर कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह से होगा, उससे मेरा आंसर आ जाएगा। देखो कैसे आ जाएगा, 25,000 1.06 की पावर -10। तो अगर मैं इसको करता हूं 1.06 डिवाइड करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इनटू में करता हूं 25,000, तो ये मेरे पास आ रहा है 13,960। तो 13,960 अगर देखे तो उस हिसाब से बी बन रहा है, बट बेटा प्रॉब्लम इज एन्युटी। ठीक है, तो मुझे लगता है कि जब एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन लिखा तो उनके पार्ट पे 2 क्वेश्चन का मिक्सअप हो गया है, तो उसी वजह से उन्होंने यहां वैल्यू भी गलत दी है। ठीक है, तो ICI से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस क्वेश्चन पे आपको ग्रेस मार्क दिया जाए। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं जी। कहा जी, पे पर्सन डिपॉजिट सम मनी एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 5 ईयर एंड इफेक्टिव रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। ये अच्छा क्वेश्चन है। आपको एक बात करनी पड़ेगी, पहले आप कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह से करोगे, 100 रुपए प्रिंसिपल मान लोगे, ये कितना है 10% है, 5 साल है, तो
1.1 की पावर 5 -1। अब अगर मैं इसको करता हूं 1 + 10/100 है ना, तो 1.1 इंटू करके 1 2 3 4 5 माइनस में 1, क्या था रेट? हाँ, रेट 10% था, तो 1 + 10/100 ठीक है। तो मैं इसको करता हूं 10/100 + 1 इंटू करके 1 2 3 4 और -1 करता हूं और इंटू 100 करता हूं, तो ये 10 डिवाइडेड बाई 100 + 1 इंटू करके 1 2 3 4 -1 गुणा में 100 करता हूं, तो ये 61.05 के लगभग आ रहा है। आई थिंक ये आप सबने निकाला होगा, लेकिन प्रॉब्लम इज दैट सिंपल इंटरेस्ट कह रहे हैं। ठीक है, ये इफेक्टिव रेट आप ऐसे क्वेश्चन करते थे, लेकिन वो 1 साल के लिए निकालते थे। तो बेटा इसमें आपने क्या करना है, P × R × T/100 इक्वल टू में 61.05 डाल देना है, या सीधा सीधा इसको 5 से डिवाइड कर दो, क्योंकि देखो प्रिंसिपल तो यहां भी 100 है, रेट पता नहीं है, टाइम 5 साल है। अब देखो ये 100 कट गया और R आ जाएगा 61.05 डिवाइडेड बाई 5, तो ये लगभग 12.21 आ रहा है। तो 12.21 देखते हैं जी, आपका आंसर बन रहा है सी। ठीक है जी, चलो। कहा जी पे सम ऑफ मनी डिपॉजिट बिकम्स 15,000 इन 5 ईयर, 18,000 इन 8 ईयर। तो P + 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट 15,000 हो जाता है। फिर जी 8 साल का सिंपल इंटरेस्ट 18,000 हो जाता है, माइनस करेंगे तो 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट हो गया 3,000, तो सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर आ गया 1,000। अब इस इक्वेशन में अगर मैं डाल देता हूं तो देखो प्रिंसिपल आ रहा है मेरा 10,000, देखो प्रिंसिपल मेरा आ जाएगा, यहां डाल दूंगा तो 15,000 माइनस 5,000 यानी कि 10,000। अब प्रिंसिपल वैल्यू 10,000 तो कई जगह पे है, अब रेट भी निकालना है, तो सिंपल इंटरेस्ट आपका 1,000 है, प्रिंसिपल 10,000 है, रेट पता नहीं है, टाइम 1 साल है, तो रेट आ गया 10%। तो यानी कि आपका आंसर है सी, आपका आंसर है जी सी। चलो जी, अच्छा। वैल्यू ऑफ ए मशीन कॉस्ट 1,10,000 एंड डेप्रिसिएशन वाज 8% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली फॉर 6 ईयर। द स्क्रैप वैल्यू ऑफ मशीन इज टाइम द कॉस्ट। ठीक है, देखो जी अगर मैं डेप्रिसिएशन निकालूंगा तो 1,10,000 1 - 8/100 की पावर 6 साल है, तो यानी कि 92/100 की पावर 6 इंटू 1,10,000। अब अगर मैं इसको करता हूं तो आप करोगे 0.92 इंटू करके 5 बार इक्वल गुणा में 1,10,000, तो 0.92 गुणा करके 1 2 3 4 5 गुणा में 1,10,000, ये आ रहा है लगभग 66699 आ रहा है। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि ये उस कॉस्ट का कितना है, तो इसको 66699 को 1,10,000 से डिवाइड कर दो। अच्छा, एक 1,10,000 डिवाइडेड बाई 666,900 नहीं 666,900 को डिवाइड करना है 1,10,000 से, 0.6 आ रहा है, तो मतलब डी आंसर है। ठीक है जी, अब चलते हैं जी आगे। आपको बोला जी प्रिंसिपल अमाउंट्स डबल इटसेल्फ इन 7 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट एट सेम रेट, इन हाउ मेनी ईयर इट विल बिकम्स 3 टाइम। तो देखो जी इसको करने का एक शॉर्टकट है, आप करोगे T2/T1 x2 - 1 x1 - 1। T2 मुझे बताना है, T1 मुझे कितना दिया था, 7 साल दिया था शायद, हाँ 7 साल में होता है, और यहां पे मुझे ट्रिपल कह रहे हैं, यहां पे डबल कह रहे हैं, तो T2 सीधा सीधा 14 ईयर आ गया। ठीक है जी, चलो जी
अब देखो बेटा, मुझे अभी तक जो पेपर में क्वेश्चंस मिले हैं वो 98 ही क्वेश्चंस मिल पाए हैं, तो मैंने 98 क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। बट नाउ मुझे एक क्वेश्चन थोड़ा रीचेक करना है कि उसमें इससे डिवाइड करके क्यों नहीं आ रहा था। मैं कहीं कैलकुलेशन में कुछ गलत तो नहीं कर रहा था। 5 लाख, शायद मैंने 50 लाख लिख दिया था, डिवाइडेड बाई 2.41171। हाँ आ रहा है, एक्चुअली डिवाइड करके भी आ रहा है, मैंने उस टाइम पे 50 लाख लिख दिया था। तो अगर आप 5 लाख को इससे भी डिवाइड कर दोगे तब भी आपका आंसर वही आ जाएगा। ठीक है जी, तो चलिए जी, तो आपने देखा मैंने क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं कई सारे, कम से कम आप लगा के चलो 4 से 5 क्वेश्चन रॉन्ग है। तो मैं आईसीआई से रिक्वेस्ट भी करूंगा और मैं शायद वीडियो भी बना के ये आपके लिए डालूंगा। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच बेटा, होप आप सबको ग्रेस मार्क्स आईसीआई जरूर देगा। थैंक यू सो मच बेटा, ऑल द बेस्ट।